एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपोजिट एरिया। जैसे ही आप 10th पास आउट होते हैं, 12th पास आउट होते हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है अपने सब्जेक्ट का चयन। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा और बच्चे स्वयं भी चाहते हैं कि वे जीवन में एक सफल जॉब करें, एक सफल नौकरी करें, एक सफल बिजनेस करें। लेकिन जब आप अपना गलत विषय का चयन कर लेते हैं तब आपको जीवन में बहुत अंत में पता चलता है, बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत सारी एग्जाम्स देने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पता चलता है कि हम जो है गलत सब्जेक्ट का चयन कर चुके हैं और गलत जगह आ गए हैं। तो किस प्रकार अपने सब्जेक्ट का चयन करें, कैसे चयन करें, आपको चयन करते समय आपके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चलती, काफ़ी सारे प्रश्न चलते हैं। उन प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। तो आप बिना स्किप किए देखते रहिए। आपको किस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर बताऊंगा। इस देश में सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आपको सैकड़ों चैनल मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि 12th के बाद क्या करने से आप क्या बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेना है और क्यों लेना है। हमारे देश में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, संभावनाओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पर ना तो जॉब की कमी है, ना काम की कमी है। अगर कोई चीज़ की कमी है तो वह कमी है स्किल्स। हम बेसिक रूप से अगर समझे कि नौकरी क्या है, जॉब क्या है, बिजनेस क्या है, काम क्या है, तो वो है स्किल्स। आपको अपने स्किल्स को पहचानना होगा और आपके स्किल्स के हिसाब से, स्किल्स बोले तो आपकी दक्षता, आप किस कार्य में दक्ष हैं, आप किस कार्य को ज़्यादा पसंद करते हैं, आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आपको सब्जेक्ट का चयन यहाँ पर करना चाहिए। ईश्वर ने सभी को एक विशेष गुण के साथ भेजा है, हर व्यक्ति को एक विशेष गुण दिया है। अपनी शिक्षा के क्षेत्र में, अपने कार्य के क्षेत्र में सभी के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो आपको उस गुण की पहचान करना है कि वह आपका कौन सा गुण है जिस गुण को आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस के रूप में, नौकरी के रूप में और पैसों के रूप में। तो आपको उस गुण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको पहचानना होगा कि आपकी स्किल्स क्या है, आपका वह गुण क्या है जो ईश्वरीय गुण कहलाता है। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर ने उनका गुण पहचाना कि मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूं, तो वे क्रिकेट की फील्ड में आए और अपना नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया और काफ़ी सारा मान सम्मान और पैसा अर्जित भी किया है। तो इसी प्रकार आपको भी अपनी वो स्किल्स को पहचानने के बाद ही सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि 10th और 12th के बाद किस प्रकार से आगे बढ़े। अगर आपने 10th पास आउट किया है अभी तो आपको यह वीडियो बहुत जरूरी है देखना, और अगर आपने 10th 12th भी पास आउट किया है तो भी आपको करियर की दिशा में आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। इसके अंदर इस लेक्चर में मैं आपको सारी चीजें, आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर यहाँ पर कर दूंगा। सभी बच्चों के और सभी पेरेंट्स के दिमाग में इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर वो तलाश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके कि 10th और 12th के बाद किस प्रकार, किस विषय का चयन हम यहाँ पर करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन लाजमी आपके दिमाग में आना और आना भी चाहिए, और उसे सर्च करना भी चाहिए। और सर्च करने के बाद में आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका एक गलत विषय का चयन आपको बहुत दूर ले जाकर छोड़ देगा, जहाँ से आपको वापस आने की संभावनाएं समाप्त हो जाती। मैं किस विषय के साथ आगे पढ़ाई करूँ कि मुझे अधिक सफलता मिल सके। हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ सफलता ढूंढता है। मैं कौन सा कोर्स करूं कि बहुत अधिक सैलरी वाली जॉब मिल सके। जनरली सभी की चॉइस होती है कि वे एक ऐसा जॉब करे जिसके अंदर मैक्सिमम सैलरी हो और वह अपना जीवन सफलतापूर्वक जी सके। वर्तमान समय में किस सेक्टर, किस जॉब, किस फील्ड में सफल होने की संभावना 100% है। मतलब आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन है कहीं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल वो क्षेत्र नया है। उन क्षेत्रों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो कौन सी फील्ड है जहाँ अवसर ज़्यादा और प्रतियोगी कम है। कई सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पर प्रतियोगी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ही कम है और वहाँ पर जाने वालों की संख्या बहुत ही कम है। और वहाँ पर अगर आप पहुँचते हैं, ऐसी फील्ड का चयन आप करते हैं, तो आपकी संभावनाएं सक्सेस होने की बढ़ जाती है। सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो किस विषय के साथ आगे बढ़े। अमूमन काफ़ी सारे बच्चों की यह सोच होती है कि हम अपनी एक
गवर्नमेंट जॉब करें, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आपको किस सब्जेक्ट के साथ और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, आपको कौन से डिप्लोमा कौन से कोर्स करना चाहिए, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, टीचर, मैनेजर, पुलिस, वायु सैनिक, थल सैनिक, जल सैनिक, बैंक मैनेजर, बैंक क्लर्क सहित सभी अन्य सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियों में आप कैसे जाएंगे, मैं इस विषय में आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारा आज का टॉपिक लेके। हमारा जो पहला प्रश्न था वो यही था कि 10th के बाद हम क्या क्या सब्जेक्ट लें और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अमूमन बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जाते हैं और किन सब्जेक्ट से किस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। 10th के बाद आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का चयन नहीं करते, अपने भविष्य का चयन भी वहीं पर कर लेते हैं, अपनी फील्ड का चयन भी उसी के साथ हो जाता है। यदि आपने कोई संकाय लिया, इसका अर्थ है कि आपकी रुचि उस संकाय के अंदर, आप उसे बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, तो आपको वह संकाय का चयन बिल्कुल सोच समझकर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 10th के बाद क्या क्या संभावनाएं बनती है। यहाँ पर अगर आपने 10th पास आउट है, 10th पास आउट होने के बाद में आपके पास कई रास्ते जाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट चयन का रास्ता होता है वे सब्जेक्ट इस प्रकार से होते हैं। आप 10th के बाद में साइंस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, साइंस विषय का चयन कर सकते हैं। साइंस जो होता है उसके अंदर दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। हमारा एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। पीसीबी का अर्थ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ आप दूसरा साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक का चयन करना होता है। आजकल सुविधा हो गई है एक तीसरे टाइप के सब्जेक्ट की, पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आप साथ रखकर 11th और 12th भी कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो आपकी जो 12th होगी वो बायो और मैथ्स के साथ होगी। इसके बाद आप जब 12th पास आउट होंगे तब आपको इसका बेनिफिट कहीं मिल सकता है। यदि आप बायो फील्ड के अंदर कोई सब्जेक्ट बेहतर आपको लगता है तो आप उधर भी जा सकते हैं। और मैथ्स के अंदर आप अगर आपको संभावनाएं ज़्यादा दिखती है, आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी कोई चॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है, तो वो भी आप ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पीसीबी का चयन करते हैं तो आप मैथमेटिक्स वाली लाइन से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा क्या आप काफ़ी दूर चले जाएंगे। इसी प्रकार से आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का चयन करते हैं 11th और 12th में पीसीएम का, तो आप जो है वहाँ भी बायो से काफ़ी दूर हो जाएंगे और बायो की लाइन में आप फिर नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर एक सब्जेक्ट आप एडिशनल लेके आपका एक मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये मैथ पीसीएम लिया तो आपका जो बायो है वह एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएगा और आपकी जो 12th है वो पीसीएम भी कहलाएगी। मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट के साथ में आपके 4 मेन सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप 10th पास आउट करने के बाद साइंस सब्जेक्ट के अंदर इस प्रकार से सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है आर्ट का। आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, संकाय होता है, वह होता है आर्ट। आर्ट का अर्थ होता है कला। इसके अंदर आप अगर रुचि रखते हैं इतिहास के अंदर, आपके सोशल वर्क में रुचि है, आपकी पॉलिटिक्स में रुचि है, तो आप इस विषय के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यह विषय भी कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। इस विषय से बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्रैक होती है, क्लियर होती है। इस विषय को लेकर आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जाम्स बच्चे देते हैं और यहाँ पर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, तहसीलदार, बड़े बड़े पोस्ट पे यहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चे पहुँचते हैं, लोग पहुँचते हैं। तो आर्ट को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अंदर भी बहुत सारी और अपार संभावनाएं बनती है। रिपोर्टिंग, आप अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आपको आर्ट के बारे में सोचना चाहिए। तो आर्ट जो है बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, ढेर सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हमारा नंबर आता है कॉमर्स का। कॉमर्स के अंदर भी कई प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। अर्थशास्त्र हो गया और कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप बैंकिंग लाइन में या सीए बनना चाहते हैं या और बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं और आप अगर एमबीए करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमर्स होता है। तो कॉमर्स वाले बच्चे इन फील्ड के अंदर आगे बढ़ते हैं और इसके डिटेल में हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि 10th पास आउट होने के बाद आप क्या क्या सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो चयन
आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया। इसके बाद आपके कई फील्ड होती है जो सीधी सर्विस की ओर ले जाती है। यहाँ पर आप कई प्रकार के एग्जाम 10th के बाद भी दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में प्रचलित कई एग्जाम हैं, नेवी के एग्जाम भी होते हैं, कुछ छोटे पदों पर आर्मी के एग्जाम भी होते हैं, सीधी भर्ती भी नेवी और आर्मी की होती है, और कई प्रकार की एग्जाम होती है जो 10th पास आउट होने के बाद आपके पोस्ट ऑफिस में जॉब लगती है। तो काफ़ी सारी एग्जाम तो होती है जो कि 10th पास आउट होने के बाद दी जाती है। तो वे एग्जाम देकर भी आप सीधे सर्विस में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने विषयों का चयन 10th के बाद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद 10th में मान लीजिए आपने 10th में कोई सब्जेक्ट लिया और कुछ सब्जेक्ट को लेने के बाद आप 12th पास आउट हो चले हैं। तो 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब हमारा अगला सब्जेक्ट यह रहने वाला है। तो आफ्टर 10th और 12th बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यदि आपने 12th जो है साइंस स्ट्रीम के साथ किया है तो यहाँ पर आपके लिए क्या क्या संभावनाएं बनती है। तो आप उसके बाद में 3 ईयर का नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर कोर्स कर सकते हैं और आप आर्मी या एयरफोर्स के अंदर भी जा सकते हैं। यह कोर्स आपका 3 ईयर का होता है, लेकिन शर्त एक ही है कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स होना चाहिए। उसके बाद आप 3 ईयर का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, जिसके करने के बाद ये 3 ईयर का जो कोर्स होता है, इसे करने के बाद आप रेलवे, पीएससी, यूपीएससी, एमबीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसी कई एग्जाम के अंदर हाथ आजमा सकते हैं। और वहाँ पर एक कंपटीशन एग्जाम होती है, उस कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करके या डायरेक्ट भर्ती भी इनके अंदर होती है, जो आपकी बी और बीटेक के आधार पर होती है। चयन प्रक्रिया उसमें आप पहुँच सकते हैं। उसके बाद 3 ईयर का यहाँ पर एक बीएससी होता है, 3 ईयर की बीएससी होती है, जिसके अंदर आप प्लेन ले सकते हैं, कंप्यूटर ले सकते हैं। प्लेन का अर्थ होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर ले, 3 ईयर की बीएससी। यदि आप कंप्लीट एक ग्रेजुएशन मात्र करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस की हमारी डिग्री। तो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री आप कई सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट को लेकर भी बीएससी कर सकते हैं। यदि आपका मैथमेटिक्स है तो आप कंप्यूटर साइंस के साथ भी बीएससी कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर साइंस के साथ बीएससी करेंगे तो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री हट सकता है, आपका केमिस्ट्री हट जाएगा और इसकी जगह आपका जो है कंप्यूटर साइंस ऐड हो जाएगा और आपके पास फिजिक्स रहेगी, कंप्यूटर साइंस रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा। इसी टाइप से आप स्टैटिक्स में भी कर सकते हैं। और वे काफ़ी सारे कॉलेज अलग अलग तरह के कोर्स करवाते हैं। उन कोर्स को में जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो केमिस्ट्री की जगह ऐड हो जाता है और बाकी के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स और मैथ्स वो एज इट इज रहते हैं। तो इस प्रकार आप बीएससी के अंदर कई प्रकार के सब्जेक्ट लेके 3 साल की डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद आप बीएससी करने के बाद आप यहाँ पर एमएससी भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मतलब आप मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस के अंदर आप जो आपके बीएससी के सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस हो सकते हैं। ये कोर्स आपका 2 साल का होता है। आपकी बीएससी 3 ईयर की होती है और एमएससी आपकी 2 ईयर की होती है। तो आप 3 ईयर का यहाँ पर डिग्री कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर मास्टर डिग्री हो जाएगी 2 ईयर की। यह मास्टर डिग्री अगर आप फिजिक्स से करते हैं तो आप फिजिक्स विषय के प्रोफेसर बन जाएंगे। यदि आप फिजिक्स विषय के साथ एमएससी करते हैं तो आप फिजिक्स विषय के मास्टर कहलाएंगे। मास्टर इन साइंस आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आप मास्टर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी जो मास्टर डिग्री होगी वो किसी एक विषय को लेकर यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार आप जो है इस विषय के साथ इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 3 से 4 ईयर का आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री भी कर सकते हैं। 3 से 4 ईयर की जो कि होती है, इसके अंदर भी काफ़ी संभावनाएं हैं। हिंदुस्तान धीरे धीरे टूरिज्म की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं और बहुत ही व्यापक संभावनाएं होटल्स की बनी हुई है। तो इस डिग्री को भी इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुत ही कम लोग इसे करते हैं। जनरली साइंस वाले बच्चे नीट की तरफ या JEE की तरफ इस तरफ जाते हैं, इंजीनियर BE की तरफ जाते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे कोर्स के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बनती है। इसके बाद 3 ईयर का आप BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 ईयर का होता है। इसके बाद आप 2 साल के मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं।
तो यहाँ आपको मैंने बताया कि 12th PCM करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है, आप इन सब के बाद यहाँ पर 12th के बाद अगर आपने 12th PCM से किया है तो यहाँ पर आप D8 भी कर सकते हैं। D8 भी कर सकते हैं। D8 डिप्लोमा इन एजुकेशन। D8 करने के बाद आजकल टीचर की वैकेंसी प्रचलित है, बहुत ज़्यादा टीचर्स की डिमांड है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी टीचर को यह अनिवार्य है कि वह D8 होना चाहिए। गवर्नमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी D8 और B8 की अनिवार्यता रहती है। तो D8 और B8 यदि आपकी चॉइस एजुकेशन फील्ड में जाने की है, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अनिवार्य डिप्लोमा हो जाता है D8 का और इसके ऊपर होता है B8। इसके ऊपर होता है B8। D8 होता है आफ्टर 12th के बाद इसे कर सकते हैं और B8 आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद आप इस B8 को कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट होने के बाद B8 कर सकते हैं। इसकी अवधि 2 वर्ष की होती है और इसकी अवधि भी 2 वर्ष की होती है। पहले यह 1 वर्ष का होता था, लेकिन लेटेस्ट टाइम में इसे भी 2 वर्ष का कर दिया गया है। तो आप B8 2 वर्ष का भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने सब्जेक्ट के साथ, आपने यदि B8 किया है मान लीजिए, प्लस आपने BSc की है, तो B8 और BSc करने के बाद आप किसी भी एजुकेशन की फील्ड में जा सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल सर्विस कर सकते हैं जिसके अंदर आपसे B8 की डिमांड रखी जाएगी, जो कि आपके पास होगा। और आप अगर अपनी स्किल्स है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है, तो आप यहाँ पर एक अच्छे जॉब निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। आज इंडिया में जितनी भी शासकीय वैकेंसियाँ निकलती है, सरकारी नौकरियाँ निकलती है, उससे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना अनिवार्य है। वो एंट्रेंस आपकी स्किल्स की होती है, आपको ओवरऑल कितना नॉलेज है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपका मैथमेटिक्स कैसा है, आपको जनरल सब्जेक्ट का नॉलेज कितने है, आपका जीके कितना बढ़िया है, वो सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ कैसी है, तो ये सारी चीज़ों का चेकअप उसके अंदर होता है। उसके बाद उसकी रैंक बनती है, उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका जो चयन होता है वो उस पद के लिए होता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है एंट्रेंस एग्जाम। तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी स्टडीज जारी रखनी चाहिए। आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बायो सारे सब्जेक्ट की रीडिंग प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी ही करें अपने सब्जेक्ट के साथ में। यदि आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट है तो आपको यह नहीं समझना चाहिए बिल्कुल कि आप सोचें कि हमारा जो आर्ट सब्जेक्ट है उसे तो हमने छोड़ दिया है। तो आर्ट कहीं ना कहीं जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो आपसे हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, आपसे जीके भी पूछा जाएगा, थोड़ी मात्रा में पूछा जाएगा लेकिन पूछा जाएगा। तो आपको इन सब्जेक्ट के साथ में उन सब्जेक्ट का भी ख्याल रखना है। इसी प्रकार मैंने आपको बता दिया ये D8 वाला विषय कि D8 क्या कैसे किया जाता है और D8 के बाद आप सरकारी नौकरी में कैसे जा सकते हैं। यदि आप टीचर बनने की मंशा रखते हैं तो D8 और B8 उसके लिए बेहतर विकल्प रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। आफ्टर 12th, अगर आपने 12th आर्ट से किए तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जो है 2 साल का D8 कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप LLB भी कर सकते हैं। यदि आपने 12th आर्ट सब्जेक्ट के साथ किया है तो आप यहाँ पर 5 ईयर का LLB कोर्स भी होता है। आजकल ये 5 ईयर का कोर्स आपकी ग्रेजुएशन के साथ मिक्स होकर होने लगा है। आप ग्रेजुएशन प्लस, पहले LLB एक इंडिविजुअल कोर्स हुआ करता था और आज जो है ग्रेजुएशन प्लस LLB होना चालू हो गया है। तो आप जो है इस सब्जेक्ट के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, LLB भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लॉ में जो है वकील, आप वकील बन सकते हैं। इसके बाद में कुछ एग्जाम्स होती है, वो प्रक्रिया से गुजरने के बाद आप वकील बन जाते हैं। इसके बाद आप कोर्ट में जो मुख्य होते हैं न्यायाधीश, उनकी भी एग्ज़ाम होती है। उस एग्ज़ाम में बैठकर आप न्यायाधीश भी बन सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं। इसके बाद आपका 3 ईयर का BBA होता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स होता है। यह कोर्स बिजनेस से संबंधित होता है और इसके बाद आप बड़ी कंपनी में कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। इसके बाद 3 ईयर का BA होता है। यह BA जनरली एक ग्रेजुएशन की डिग्री है जो कि 3 ईयर की होती। आजकल यह डिग्री नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर 3 ईयर की ना होते हुए 4 ईयर की
हो चली है। 4 ईयर की डिग्री के अंदर आपको जो 3 ईयर मिलते हैं वो 3 ईयर डिग्री के होते हैं। 1, 2 और 3 ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और चौथे साल में आप रिसर्च करने लगते हैं सब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलर। आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा, इन चारों के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं और उन 3 सब्जेक्ट में आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है। उस मेन सब्जेक्ट के ऊपर आप रिसर्च करेंगे चौथे साल में, और आपका जो ग्रेजुएशन के बाद चौथा साल होगा वो आपका रिसर्च का वर्ष कहलाएगा और सब्जेक्ट विशेष के अंदर आप थोड़े से ज्ञाता बन जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसियों में चेंज भी हुआ है। नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, उन बदलाव को भी हमें धीरे धीरे समझना होगा। पहले 3 ईयर का तो अब भी हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम 4 ईयर का सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन करें तो आपको चौथे साल में रिसर्च करना होगी और रिसर्च करने के बाद आप उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हो जाएंगे। और एक नया परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, वो परिवर्तन इस प्रकार से हुआ है कि आपको जो 3 सब्जेक्ट का पहले चयन करना होता था वो 3 सब्जेक्ट आपके बराबर सब्जेक्ट कहलाते थे, लेकिन यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग कर दी गई है। आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक ऑप्शनल होता है, इस प्रकार से 3 वेरिएशन में उन सब्जेक्ट को बांट दिया गया है। और 3 में से जिन सब्जेक्ट को आप साथ में, जिस सब्जेक्ट को आप मेनली पढ़ना चाहते हैं वह सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट कहलाएगा और 2 साइड में सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जब आप ग्रेजुएशन करने जाएं तो इस बारे में भी सोच विचार करना चाहिए कि हमें इन फ्यूचर के सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार हमने देखा अभी कि आर्ट के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर वर्ड लिखा, एक शब्द लिखा हुआ है, एक शब्द एक यहां पर लिखा हुआ है पीएससी और यूपीएससी। यह दुनिया भारत की सबसे बड़ी एग्जाम मानी जाती है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप आईएएस, आईपीएस जैसे व्यक्ति बन जाते हैं, जो कि भारतीय संविधान में बहुत ही पावरफुल पद माना जाता है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको किसी भी एक विषय के अंदर ग्रेजुएशन होना आवश्यक होता है। आप अगर पीएससी करना चाहते हैं, यदि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, तो पीएससी और यूपीएससी करने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएट होने के लिए आपको 3 ईयर का कोर्स होता है। आफ्टर 12th आप जो है आफ्टर 12th 3 ईयर की डिग्री करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। और उस ग्रेजुएट के बाद आप ने जो भी सब्जेक्ट लिया हो ग्रेजुएशन में उससे फर्क नहीं पड़ता है कि यदि आप आर्ट से हैं, यदि आप साइंस से, यदि आप मैथ्स से हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसको आप ग्रेजुएट होने के बाद ही पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। पीएससी जो है स्टेट लेवल के ऊपर होती है और यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल पर होती है। पीएससी हर स्टेट अपने अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए बिहार में है तो बिहार में बीपीएससी होगी, मध्य प्रदेश में एमपी पीएससी होगी। इस प्रकार से हर स्टेट अपनी अपनी एग्जाम जो है आयोजित करता है। ये स्टेट लेवल की एग्जाम होती है और ये नेशनल लेवल की यूपीएससी होती है। इसके अंदर आप सीधी कलेक्टर का पद पा जाते हैं। यहाँ पर आपको उससे छोटे पद, प्रशासनिक पद, राजस्व के पद यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप पीएससी और यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। यदि आप पीएससी करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रूप से आपका जीके बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। आपको ऑल सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा और बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए। ये मान के चलिए कि आप किताबों के ज्ञाता हैं, ऐसी कंडीशन आपकी है। उसके बाद आप पीएससी के अंदर जाते हैं। इसमें 3 स्टेज होती है, एक प्री होती है, एक मेन होती है और फिर आपका जो है वाइवा होता है। तो यहाँ पर लिखित एग्जाम भी होती है। जनरली जो एग्जाम इंडिया के अंदर आज की तारीख में हो रही है वे सारी एग्जाम ऑप्शनल हो रही है। ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको आंसर देना होते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम देते समय आपको रिटन एग्जाम भी देखने को मिलती है, जिससे फेस करना पड़ता है और फिर आपको इंटरव्यू के अंदर ले जाया जाता है और वहां पर क्लियर होने के बाद आपको कोई पद दिया जाता है मेरिट लिस्ट के आधार पर। यह भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं मानी जाती है। तो आपका सपना अगर कोई ऐसे अधिकारी बनने का है तो आप भी ग्रेजुएशन के बाद इस तरफ ध्यान देके ये बन सकते हैं। इसके लिए हम जोर दे के कहेंगे कि आप जो है जैसे ही 10th पास आउट हो अपना थोड़ा सा विजन इस तरफ भी रखें। इस सब्जेक्ट में इसके सिलेबस को देख के क्या क्या पढ़ाई करनी है, किस किस प्रकार से पूछा जाता है और किन किन विषयों को लेकर यूपीएससी और बीपीएससी होती है, उन विषयों को धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिए। तो आप
संभावना बनती है कि इनको भी क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा अगला है कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम के साथ में यदि आपने 12th किया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ईयर का बीकॉम होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये सामान्य सी एक अपनी डिग्री होती है, जो जनरली साइंस के अंदर बीएससी देखी, आर्ट के अंदर बीए देखा, वैसे ही हमारा बीकॉम बीए ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो 3 ईयर का होता है। और नई शिक्षा पॉलिसी के अंदर यह भी 4 वर्ष का हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि रिसर्च में जाए तो आप 4था वर्ष का चयन भी कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो वही प्रोसीजर सभी के लिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लीजिए और टीचर की जो भी एग्ज़ाम होती है उसे क्लियर करिए और आप टीचर बन सकते हैं। इसके बाद आपका 2 ईयर का डीएड होता है, यह 12th के बाद ही होता है, और जो बीएड होता है वो आपके बीकॉम या ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आप सीए फाउंडेशन कर सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट। यह भी भारत की बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम मानी जाती है सीए की। यह भी बहुत बड़ा पद होता है, जो कि अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे कम परसेंटेज में जिसका रिजल्ट बैठता है और जिसमें विद्यार्थियों का सबसे कम परसेंटेज में चयन होता है वह होता है सीए के अंदर। तो इसके बाद होता है सीएस। यहाँ पर यह सेक्रेटरी की एग्ज़ाम है, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आपको इसकी जॉब मिल जाती है। यह भी एक तरह का मैनेजमेंट का ही कोर्स है, लेकिन यह वित्तीय मैनेजमेंट से संबंधित मसला है। इसके बाद हमारा होता है बीबीए। बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स स्ट्रीम के साथ 12th किया है तो आप बीबीए भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अगर 12th कॉमर्स से किया है तो आप बीकॉम कर सकते हैं। और बीकॉम करने के बाद भी ऐसा नहीं कि कॉमर्स में बिल्कुल लाइन नहीं है या कॉमर्स कहीं आपको सफलता की ओर नहीं ले जाता है, इसके अंदर जॉब की कोई कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमी है तो आपके स्किल्स के अंदर हो सकती है कि आप अपने स्किल्स के हिसाब से, आपको मैनेजमेंट में बहुत बढ़िया है, आप मैनेजमेंट का शौक रखते हैं, आप वित्तीय प्रबंधन आपका बहुत बढ़िया है, तो आप कॉमर्स के अंदर जाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। आप इसके बाद बीकॉम के बाद बैंक की एग्ज़ाम जो कि इंडिविजुअली होती है, ये बहुत ही बड़ी मात्रा में एग्ज़ाम आजकल हो रही है बैंकिंग सेक्टर की, जिसके अंदर ढेर सारे पद प्राइवेट के, गवर्नमेंट बैंक अपने अपने एम्प्लॉय के भर रही है। इस एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी सारी मात्रा में लोग जो है जा रहे हैं, बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। इतनी बड़ी एग्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपका मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत ही मजबूत चाहिए, आपके रीजनिंग बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। रीजनिंग और मैथमेटिक्स अगर आपका बहुत ही बेहतर है, आपको वित्तीय प्रबंधन का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, आप आंकड़ों को फिट बैठाने में सक्षम है, तो आपको यह एग्ज़ाम जरूर ट्राई करना चाहिए। और आपका सब्जेक्ट रहा है, यदि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है और आपने बीएससी भी किया है तो भी आप बैंकिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके बाद आप बीकॉम करने के बाद आप सीए की एग्ज़ाम दे सकते हैं, यहाँ पर पीएससी दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर भी आजकल बहुत ही ज़्यादा जॉब निकली हुई है। कुछ जॉब यहाँ पर हार्ड वर्क की होती है और कुछ जॉब स्मार्ट वर्क की होती है। तो स्टॉक मार्केट जो है एक अलग ही विषय है, जिसकी समझ होने के बाद ही आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। और वहाँ पर आपको कोई शेयर का काम नहीं करना है, वहाँ पर आपको वित्तीय प्रबंधन का काम किसी के पास करना है, किसी भी कंपनी में आपको उसका डाटा का लेखा जोखा रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी एक बहुत ही बढ़िया संभावनाएं बनती है। इसके बाद आप 3 ईयर का बीए, बीबीआई, बीबीएम कर सकते हैं। और आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में यदि आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ईयर का एक स्पेशल कोर्स होता है। इसके बाद आप बीबीआई करना चाहते हैं, मतलब बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस से यदि आप थोड़े प्रभावित हैं, आपको इसमें शौक है या आपके शौक का विषय है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इंश्योरेंस फील्ड में काम करना चाहते हैं, यदि आप बैंकिंग फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो ये डिग्री भी आपके लिए बुरी नहीं है। इसे भी करके आप, इस प्रकार की कई छोटी छोटी डिग्रियां होती है जिनको लोग अक्सर अवॉइड कर देते हैं। मैं आपको और स्लाइड के लास्ट में बताऊंगा कि ज़्यादा भीड़ किस तरफ है और ज़्यादा वेटेज कहाँ है और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद बीबीएम भी होता है, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके अंदर भी आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है और 3 ईयर का कोर्स करने के बाद आप मैनेजमेंट
का कार्य कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर की जो पोस्ट होती है उसे भरने के लिए कई प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट में इस प्रकार की डिग्रियों की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार की डिग्रियां आपके पास एडिशनल रहेगी, आपका दिमाग है, आपके पास स्किल्स है, तो आप तुरंत ही कहीं ना कहीं बड़ी नौकरी में पहुंच सकते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा जो लास्ट बचा हुआ है वो है साइंस, जो कि बायो साइंस, अगर हम इसे कहें बायो साइंस। बायो साइंस जो है आज के समय का सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया है। मैथमेटिक्स और बायो साइंस, बायो साइंस को पॉपुलर बनाने वाला है नीट। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में किसी जगह कंपटीशन है तो वो नीट के अंदर कंपटीशन है। इस वर्ष भी लगभग 2022-23 के अंदर 25 से 30 लाख कॉम्पिटिटर इस एग्ज़ाम के अंदर बैठे हुए हैं और बैठेंगे। रीडिंग चल रही है इतने लोगों की। यह एक भारत की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम के अंदर मानी जाती है नीट। और इस तरफ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वाले, अधिकतम नंबर 12th में लाने वाले, वे सभी बच्चे इस तरफ उनका झुकाव होता है और वे जो है बायो साइंस लेने के बाद में नीट की एग्ज़ाम को ज़रूर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने 12th जो है पीसीबी से किया है, बायो साइंस से किया है, तो आप 2 ईयर का D.Ed कोर्स भी कर सकते हैं और एज ए टीचर बन सकते हैं। आप टीचर भी, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2 ईयर का D.Ed कोर्स करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद आपको एक छोटी सी कंपटीशन एग्जाम होती है, उसे क्रैक करने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर आप टीचर बन सकते हैं। ये मैंने आपको गवर्नमेंट के लिए बताया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी टीचर की सैलरी बिल्कुल कम नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता है। यदि आपके अंदर स्किल्स है, अपने विषय की समझ है, तो आप D.Ed करने के बाद, D.Ed इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट ने D.Ed अनिवार्य कर दिया है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो D.Ed और B.Ed होना अनिवार्य है। उसके बाद आप जो है 2 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सिंग भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था आजकल बंद हो गई है, ये सारी व्यवस्थाएं नीट से ही होती है। कहीं कहीं कुछ हो सकता है कि करवाते होंगे। उसके बाद 1 ईयर का DMLT आप कर सकते हैं। DMLT मतलब लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, यह भी 2 ईयर, सॉरी डिप्लोमा 1 ईयर का होता है और बैचलर 3 ईयर का होता है। उसके बाद बैचलर हो गया है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का, और यहाँ पर डिप्लोमा होता है जो कि 1 ईयर और 3 ईयर का होता है। उसके बाद BSc आप कर सकते हैं बायो से, माइक्रोबायोलॉजी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से, अदर बॉटनी, अदर ढेर सारे सब्जेक्ट रख के आप जो है, काफ़ी सारा सब्जेक्ट होता है, उसमें से कोई 3 सब्जेक्ट रख के आप जो है अपनी BSc यहाँ पर कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से BSc होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से भी होती है, उसके बाद M फार्मा भी होता है, B फार्मा भी होता है, इस प्रकार के ढेरों सारी डिग्रियां भी होती है। तो यहाँ पर ये बायो जो है एक व्यापक लाइन है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग मेरे हिसाब से कोर्स करवाए जाते हैं, या आप सबसे ज़्यादा कोर्स कर सकते हैं बायो के अंदर। पूरी मेडिकल लाइन और मेडिकल के साथ साथ टेक्निकल लाइन भी इसके अंदर इंक्लूड हो चली है। उसके बाद आप अगर भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम नीट का सपना देख रहे हैं तो आप नीट के विद्यार्थी हैं और आपने यदि नीट किसी प्रकार से क्रैक किया है, क्रैक का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि इसमें कोई एक बाउंडेशन है कि इस बाउंडेशन को करने के बाद आप जो है कॉलेज को पा जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इन फ्यूचर के सब्जेक्ट दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे ऊपर वहाँ रखा जाता है MBBS को, का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। तो अगर आप MBBS या डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होगी और मेरिट लिस्ट के अंदर आपको आना होगा। इंडिया के टॉप बच्चों के अंदर आपको जगह बनानी होगी, तब आप काउंसलिंग में बैठेंगे और आपसे चयन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा आपको। उस चयन में आप MBBS को भी रख सकते हैं। उसके बाद इसी नीट से जो है 2023 में आपका BDS भी होता है। यहाँ पर डेंटल एंड सर्जरी, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो कोर्स है, वो डेंटल की डिग्री आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी प्रकार यहाँ पर BHMS होता है। यहाँ पर होम्योपैथी के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको BHMS का ऑप्शन वहाँ पर चयन करने को मिलेगा। यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको BAMS का ऑप्शन भी नीट क्वालिफाई करने के बाद देखने को मिलेगा और आप इसको चयन करके
BA MS करके आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पर 3-4 प्रकार के डॉक्टर हो गए। हमारा यहाँ पर एक डॉक्टर, ये हमारा डेंटल डॉक्टर, यहाँ हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर, और यहाँ पर हम जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर भी इससे लेकर बन सकते हैं। उसके बाद नेचुरोथेरेपी एक बिल्कुल लेटेस्ट समझ लीजिए आप, पहले से हालांकि चल रहा है लेकिन इसके अंदर भी अपार संभावनाएं हैं। नेचुरोथेरेपी एक अलग प्रकार के ट्रीटमेंट होता है। उस ट्रीटमेंट को करने के लिए भी एक अलग प्रकार के डॉक्टर की टीम होती है, एक अलग प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। तो उन डॉक्टर्स का सब्जेक्ट भी BNYS होके इसको कंप्लीट करवाया जाता है। उसके बाद यदि आप यूनानी पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टर बनना चाहते हैं BUMS, तो BUMS से आप जो है यूनानी पद्धति के डॉक्टर बन सकते हैं। यह भी नीट क्वालिफाई करने के बाद ही संभव है। उसके बाद यहाँ पर एक और सब्जेक्ट है BVSC, बैचलर ऑफ वेटनरी। यहाँ पर वेटनरी की जो एग्ज़ाम थी वो अलग हुआ करती थी, लेकिन इसे भी नीट के अंदर ऐड कर दिया गया है। और नीट करने के बाद ही आप जो BVSC मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस के डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, आपको नीट में बैठना जरूरी है, और काउंसलिंग में आपका नाम आना चाहिए और आपको अवसर मिलना चाहिए ऑप्शन चयन करने का। तो आप जो इस ऑप्शन का चयन करके इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है AH, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब यह भी जंतुओं से संबंधित एक डॉक्टर का कोर्स ही है। और इसे करने के बाद आप जो है ये सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा जो एक और होता है BPT, यहाँ पर BPT भी आप कर सकते हैं। इसके बाद BSc नर्सिंग, इसे भी नीट के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जनरली हम जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं वह चयन किसी के कहने पर कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट ले लिया है, ये मेरे रिश्तेदार ने इस सब्जेक्ट का चयन किया था तो वे सक्सेस हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सब्जेक्ट इंडिविजुअली बहुत ही बढ़िया है। आप आर्ट से पढ़िए, आप कॉमर्स से पढ़िए, आप MBA कीजिए, आप BBA कीजिए, आप BCA कीजिए, BE कीजिए, BTech कीजिए, ढेर सारे लाखों तरह के यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, लाखों तरह के कोर्स हैं। आप किसी के अंदर भी अपना करियर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि आपने अगर अपनी स्किल्स को पहचाना होगा तो ही यह संभव है। आपकी स्किल्स बहुत बढ़िया है, आप उसे पहचानिए कि हमें ईश्वर ने कौन सा गुण दिया है, आप बेहतर क्या कर सकते हैं। यदि आपकी टीचिंग में रुचि है आप टीचिंग की तरफ जाइए। यदि आपको टेक्निकल नॉलेज बहुत ही बढ़िया है और आप रुचि रखते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल फील्ड में आप अपना करियर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस को करके वह करोड़पति नहीं बना हो। किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस वालों को आप उठा के देख लीजिए। खेल के क्षेत्र में भी हिंदुस्तान में अपार संभावनाएं हैं। खेल अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे और लाखों आपको खराब खेलने वाले मिल जाएंगे। तो खराब खेलने वाले कई खिलाड़ी या तो उनकी स्किल्स में कोई कमी है, इस कारण से उन्हें अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है या वो गलत दिशा में चले गए हैं, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। या कई क्षेत्रों में ऐसे खिलाड़ी हैं, जो मैं खिलाड़ियों को उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि करेंटली सभी खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं, उन्हें समझते हैं। कई क्षेत्रों में रेलवे के अंदर जॉब कर रहे हैं लोगों में से मैंने कई को देखा है कि वे बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। अगर वे क्रिकेटर होते तो शायद आज इंडियन टीम का हिस्सा होते, लेकिन वे एक जॉब कर रहे हैं। वो उनकी समस्याएं रही होगी, उनकी प्रेजेंट कंडीशन रही होगी कि उन्होंने उस फील्ड का चयन उस समय किया है। तो इस प्रकार से आप जो है अपनी स्किल्स को पहचानिए। हम यही कहेंगे लास्ट में कि आप अपनी दक्षता के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आगे बढ़िए और अपने सब्जेक्ट का चयन कीजिए। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट की रीडिंग करवाते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा समय गुजरता जाएगा और आपको ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट के अंदर मिलना चालू हो जाएगी।